नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स के ब्रह्मास्त्र राफेल के हिंदुस्तान की सरजमीन पर टच डाउन होने में अब सिर्फ 23 घंटों का वक्त बाकी बचा है। फ्रांस से उड़े राफेल फाइटर जेट इस वक्त यूएई के अल दफरा एयरबेस पर हैं। आज रात ये फाइटर प्लेन अल दफरा एयरबेस से उड़ान भरेंगे और कल सुबह करीब 9 बजे अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। 5 राफेल फाइटर जेट जिसे 7 भारतीय पायलट वहां से लेकर के हिंदुस्तान आ रहे हैं। अंबाला में राफेल के ग्रैंड वेलकम की तैयारियां हैं और तकरीबन मुकम्मल भी हो चुकी हैं। एयरफोर्स ने राफेल की लैंडिंग से पहले अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के आसपास का पूरा इलाका नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया है। यानी सुरक्षा के लिहाज से इस पूरे इलाके को 3 किलोमीटर का आसपास का जो एरिया है उसे नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है और ग्रैंड वेलकम की तैयारियां हैं। 5 राफेल कल सुबह करीब 9 बजे हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरेंगे और उसी से जुड़ी ये 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल ये वो लड़ाकू विमान है जिसके आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। मल्टीपल टारगेट को अचीव करने की सलाहियत, काबिलियत रखने वाला राफेल जब हिंदुस्तान आएगा तो जिन फ्रंट पर हमारी प्रतिस्पर्धा या हमें चुनौतियां मिल रही हैं वो तमाम फ्रंट हम काउंटर करने में और बेहतर तरीके से कामयाब होंगे। भारत आ रहे 5 राफेल फाइटर प्लेन ने कल सुबह करीब 11 बजे फ्रांस के मैरिनिक एयरबेस से उड़ान भरी थी और करीब 7 घंटों की नॉन स्टॉप उड़ान के बाद यूएई के अल दफरा एयरबेस पर वो पहुंचे। आज राफेल फाइटर अल दफरा बेस से पर ही रहेंगे और कल सुबह अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। फ्रांस से अंबाला तक का राफेल का करीब 7000 किलोमीटर का यह सफर रहा है। तो 7000 किलोमीटर का सफर तय करके राफेल हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंचेंगे और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहा है क्योंकि लंबे वक्त के बाद भारतीय वायुसेना को कोई फाइटर जेट और राफेल जैसा फाइटर जेट मिलने जा रहा है जिसके मिलने के बाद हिंदुस्तान की एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राफेल के आने के बाद क्या कुछ बदलने वाला है उन लोगों के लिए जिनसे हमें चुनौती मिल रही, खास तौर से चाइना के फ्रंट पर। लगातार पिछले कुछ वक्त से हम एलएसी पर फेस ऑफ जैसी सिचुएशन को देख रहे हैं। चाइना का एक फाइटर जेट है J-20। अब हमारा राफेल आने के बाद हम चाइना के J-20 का कैसे मुकाबला कर पाएंगे वो अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब आप देखिए J-20 वर्सेस राफेल। फाइटर टाइप हमने आपको J-20 का बताया, स्टील्थ फाइटर है और फाइटर टाइप हमारा जो राफेल है वो ओमनी रोल फाइटर है। अब हम एक कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि J-20 और राफेल में क्या क्या। अब काम की बात करते हैं। J-20 निगरानी का काम करता है और राफेल निगरानी के साथ साथ अटैक करने में भी माहिर है, जिसका रडार सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है। एक साथ मल्टीपल टारगेट को अचीव कर सकता है, मल्टीपल टारगेट को ध्वस्त कर सकता है एक ही वक्त में। J-20 चाइना का सबसे एडवांस फाइटर जेट कहा जाता है जो खासतौर से निगरानी के काम में इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। अब अगली बात रेंज की आती है तो 1200 से 2700 किलोमीटर रेंज है J-20 की, जबकि राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। दरअसल इसे आप कॉम्बैट रेडियस भी कह सकते हैं। कॉम्बैट रेडियस मतलब यह कि राफेल ने अगर अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी तो वो 3700 किलोमीटर के एरिया में उड़ान भर करके वापस अपने एयरबेस तक लौट सकता है, जबकि J-20 की जो ताकत है वो 1200 से 2700 किलोमीटर तक ही जाती है। यानी यहां भी राफेल जो है J-20 के मुकाबले भारी पड़ रहा है। और अगली बात, लंबाई 20.3 मीटर से लेकर के 20.3 से 20.5 मीटर लंबाई है J-20 की, जबकि राफेल की लंबाई 15.3 मीटर है। यानी कॉम्पैक्ट डिजाइन है राफेल का। अब ऊंचाई की बात करते हैं। देखिए ऊंचाई J-20 की जो है 4.45 मीटर है, जबकि राफेल की ऊंचाई थोड़ी उससे ज्यादा है, 5.30 मीटर। इसकी वजह से कॉकपिट का जो एरिया है वहां पर कंफर्ट पायलट्स के लिए बहुत बेहतर होता है और पायलट्स को सब कुछ अपने सामने और आसपास जितने भी ऑपरेटिंग स्विचेस हैं वो सब कुछ उन्हें कॉकपिट में आसानी से मुहैया होते हैं इस ऊंचाई के ज्यादा होने की वजह से। विंग स्पैन
विंग स्पैन J-20 का 12.88 से 13.50 मीटर है, जबकि विंग स्पैन राफेल का 10.9 मीटर है। यह अभी हम आपको राफेल और J-20 का एक कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि आप समझ सकें कि आखिर फर्क क्या है। कॉम्बैट रेडियस के बारे में हमने बताया, तो J-20 की राफेल के साथ क्या मुकाबला है वो आपने देख लिया। अब जरा हम F-16 की बात कर लेते हैं। F-16 वो विमान है, वो फाइटर विमान है जो पाकिस्तान के पास है, जो उसे अमेरिका से मिले हैं। और आपको याद होगा, बहरहाल पहले हम F-16 के बारे में आपको बता दें। F-16 में जो मिसाइल लगी हुई है वो एमरॉम है, और राफेल में मिटियोर, स्कैल्प और हैमर, ये तीन अलग अलग मिसाइल हैं। मिटियोर हवा से हवा में मार करती है, स्कैल्प हवा से जमीन में मार कर सकती है, और हैमर जो है वो बहुत ही कम दूरी की मारक क्षमता रखती है, लेकिन बहुत ही जो जिस तरह के टेरेन हमने लेह के और लद्दाख के इलाके में देखे हैं वहां पर बहुत कामयाब है। और अब रेट ऑफ क्लाइंब, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 254 मीटर पर सेकेंड F-16 का क्लाइंब रेट है, जबकि राफेल का क्लाइंब रेट 300 मीटर पर सेकेंड है। जमीन से आसमान की तरफ जाने की ताकत क्लाइंब रेट कहलाती है। यहां भी राफेल F-16 के मुकाबले कहीं ज्यादा है। 254 F-16 का क्लाइंब रेट है पर मीटर प्रति सेकेंड, और 300 मीटर पर सेकेंड की क्लाइंब रेट के साथ राफेल आसमान की तरफ जाता है। यह एक बड़ी ताकत है राफेल की। और अब ऊंचाई की बात हम कर लेते हैं कि एक मिनट में F-16 15,240 मीटर तक की ऊंचाई को हासिल कर लेता है एक मिनट में, जबकि राफेल एक मिनट में 18,000 की ऊंचाई को हासिल कर लेता है, पा लेता है। ये तमाम ऐसी ताकतें हैं राफेल की जो उसे दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट की श्रेणी में सबसे आगे खड़ा करती हैं। और ये दो जो कंपैरिजन हम करके आपको दिखा रहे हैं, F-16 और J-20, वो उसकी वजह यही है कि हमें दो फ्रंट से चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती हमें इस वक्त चाइना के फ्रंट से है और दूसरी पाकिस्तान के फ्रंट से। हालांकि हमने पिछले वक्त में पाकिस्तान के F-16 को अपने मिराज 2000 से ही मार गिराया था। अब रडार सिस्टम की जरा बात कर लेते हैं। F-16 का जो रडार सिस्टम है वो 84 किलोमीटर में 20 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि रडार सिस्टम जो राफेल का है उसका दायरा 100 किलोमीटर का है, और एक ही वक्त में वो 40 टारगेट को ट्रेस कर सकता है और उसे अचीव भी कर सकता है। तो ये बड़े फर्क हैं, मेजर फर्क हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा वजन देखिए आप। F-16 का जो वजन है वो 9.2 टन है, जबकि राफेल का जो वजन है 10 टन है। तो ये बड़े फर्क इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कॉम्बैट रेडियस, जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, F-16 का 4200 क्लेम किया जाता है, लेकिन कल ही हम नामबियार सर से बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि F-16 का जो कॉम्बैट रेडियस का दावा है वो दरअसल फेक है, उसमें सच्चाई नहीं है। जबकि राफेल का जो कॉम्बैट रेडियस है वो 3700 किलोमीटर का है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद, हमारे डिफेंस एडिटर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे संवाददाता अमित पालित इस वक्त लेह की वादियों में हैं। मनीष, सबसे पहले तो जरा देश के लोगों को बता दीजिए कि ये फाइटर जेट राफेल कब तक लैंड कर रहा है, उसकी गर्जना हम कब सुनेंगे? हुसैन, रफाल कल सुबह करीबन 9 से 9:30 बजे का वक्त है जब अंबाला के एयरबेस पर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का ये हिस्सा बनने जा रहा है। इस समय 7 फाइटर पायलट्स अल दाफरा के एयरबेस पर हैं, और ये स्टॉप ओवर इसलिए दिया गया है क्योंकि ये 7000 किलोमीटर का ये पूरा लंबा सफर था। इसीलिए फ्रांस एयरफोर्स का MRTT मल्टी रोल जो ट्रांसपोर्ट बेसिकली टैंकर है वो उसके साथ आया, और वो टैंकर इस समय दिल्ली में लैंड कर चुका है, जो अपने साथ कोविड-19 के इक्विपमेंट्स और मेडिसिन लेकर आया था। इसके साथ साथ अल दफरा पे भारतीय वायुसेना के 7 फाइटर पायलट्स, उसके अलावा भारतीय वायुसेना का आज IL-78 वहां पर जाएगा, और फिर उसके बाद अल दफरा से सुबह करीबन 9 से 9:30 बजे का वक्त होगा जब अंबाला के एयरबेस पर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, जिसका एक ऐतिहासिक महत्व रहा है, 1951 से लेकर कारगिल का युद्ध हो, उसके बाद 2016
में इस स्क्वाड्रन को डिसबैंड किया गया और फिर 2019 में एक बार फिर से रफाल की स्क्वाड्रन के तौर पर इसको इवॉल्व किया गया। एक और बात जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है और जो हमारे सोर्सेस हैं वो भी बता रहे हैं कि जो करीबन 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा जब इसमें वेपन इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। हुसैन, आपने मीका, आपने मेटियोर स्कैल्प की बात की। दरअसल इन सब के इंटीग्रेशन के लिए टाइम लगता है, इसीलिए भारतीय वायुसेना को अब इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत हैमर ले रही है, जो तुरंत, क्योंकि ये पूरी तरह से रफाल में अभी भी इक्विप्ड है और एडवांस इक्विप्ड रहेगा। ये तमाम जो मिसाइलों का आप जिक्र कर रहे हैं इनको इंटीग्रेट किया जाएगा रफाल के साथ। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं कि अबू धाबी के अल दफरा से ये हमारे राफेल जो हैं फाइटर जेट्स, ये कब उड़ान भरने वाले हैं? हुसैन, ये करीबन जो हमें एयरफोर्स के सोर्सेज ने बताया है, उन्होंने कहा है कि 29 तारीख की सुबह 500 आवर्स यानी सुबह के 5 बजे ये फ्लाई करेगा और फिर करीबन 4 से 4.5 घंटे का वक्त रहेगा जब ये अंबाला की एयरबेस पर लैंड करेगा। और इसके लिए पूरी तैयारी अंबाला की एयरबेस पर भी की गई है। अंबाला के एयरबेस पे अलग से रफाल के लिए हैंगर बनाया गया है। आपको हम ये भी बता दें कि इसे द बुल्स का एयरबेस कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होने की वजह से ये जैगुआर का एयरबेस है और साथ में यहां से इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल की दूरी बहुत कम है, 200 से कम जो दूरी है किलोमीटर की। तो इसी वजह से स्ट्रेटेजिक तौर पर इसे फ्रंट बेस के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और ये भी जानना जरूरी है कि पहली स्क्वाड्रन अंबाला और दूसरी स्क्वाड्रन हाशिमारा, इसीलिए इसको लगाया जाएगा ताकि ये जो 2.5 फ्रंट वॉर का जो खतरा है उससे निपटा जा सके। इसीलिए अंबाला एयरबेस पे इसके वेपन सिस्टम्स, इक्विपमेंट्स, इसके सारे मैकेनिकल्स इक्विपमेंट सब पहले ही पहुंच चुके हैं और करीबन और सुरक्षा की वजह से मनीष, अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर का जो एरिया है उसके रेडियस का, उस रेडियस में नो ड्रोन एरिया, उसको नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया। मतलब सुरक्षा के एतबार से भी सारे कदम उठाए जा रहे हैं इससे पहले कि राफेल जो है वो टच डाउन करे हिंदुस्तान की सरजमीन पर। अब जरा अमित पालित के पास चलते हैं। अमित उन वादियों में है जहां पिछले कुछ वक्त पहले हमने एक बड़ा फेस ऑफ देखा था। अमित, राफेल के टच डाउन करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, करीब 22-23 घंटों का वक्त बाकी बचा है, लेकिन ये लैंडिंग अंबाला एयरबेस पर होनी है। लेकिन इसकी हलचल आप क्या वहां कुछ महसूस कर रहे हैं लेह की वादियों में? हुसैन, आपको एक बात बताते हैं, भले ही लैंडिंग अंबाला में होगी लेकिन उसकी जो हलचलें हैं वो सिर्फ लद्दाख में ही नहीं बल्कि लद्दाख को क्रॉस करके जो LAC का इलाका है और जहां पर चाइनीज बेसेस हैं और जहां पर उनके J-20 है या फिर J-35 और J सीरीज के विमान हैं, वो सभी अब खौफ में रहेंगे, क्योंकि जो राफेल विमान है उसकी जो ताकत है, उसकी जो खासियत है, उसके सामने कहीं टिक नहीं सकते। आप जिक्र कर रहे थे हुसैन, मैं बताना चाहता हूं कि जो J-35 है और J-20 जो विमान है जिसे स्टेल्थ कहा जाता है, लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है। J-20 में जो इंजन लगा हुआ है वो वही इंजन है जो उनके दूसरे विमानों में लगा हुआ है, और वो भी जो वो इंजन है जो कि रशियन मूल के आप कह सकते हैं जिसे कॉपी किया है। उसका जो आफ्टर बर्न है, वो जो हीट सिग्नेचर छोड़ता है उसे कोई भी रडार पकड़ सकता है, चाहे वो J-35 हो। तो इसलिए उनके जो स्टेल्थ विमान है वो राफेल के सामने फीके पड़ेंगे, क्योंकि राफेल में जो रडार और इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो इस तरह के हीट सिग्नेचर्स हो या तमाम चीजों को वो भांप सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राफेल का अंबाला में उतरना यहां पर LAC पर चीन के लिए कितना खौफ पैदा कर देगा, क्योंकि चीन जो दावे कर रहा था कि अपने स्टेल्थ विमानों को लेके, अब उसके स्टेल्थ विमान राफेल के सामने पूरी तरह से फीके पड़ेंगे, क्योंकि उनका जो दावा है कि उनके जो विमान स्टेल्थ है वो कहीं से भी स्टेल्थ नहीं है। चलिए इंतजार करते हैं अमित इंतजार करते हैं इस विमान के हिंदुस्तान की सरजमीन पर लैंड करने के बाद जो अलग अलग फ्रंट्स पर जहां पर हमारे लिए चुनौतियां हैं वहां पर हालात कितनी तेजी से बदल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखें कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा और कब तक वो प्लेन यहां पहुंचेंगे, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राफेल के आने की खबर से ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, जो हिंदुओं और सिखों के लिए जहन्नुम बनता जा रहा है। बड़ी खबर लाहौर से है, जहां सिखों पर अत्याचार हुआ है। सिखों के ऐतिहासिक भाई तरु सिंह जी गुरुद्वारे को मस्जिद बनाने की कोशिश की गई है। मस्जिद पर सुहेल बट नाम के एक मौलवी ने कब्जा भी कर लिया है, जिसके खिलाफ सिख समुदाय ने पुलिस में शिकायत की है। सिखों पर हो रहे जुल्मों के विरोध में भारत में भी आवाज उठने लगी है। खुद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के सामने इस मामले को उठाया है। आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान से इस तरह की तस्वीरें आई हों, लेकिन हैरानी यह है कि अल्पसंख्यकों को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले पाकिस्तान का सच क्या है, ये दुनिया देख रही है और शायद
उस पर जिस तरीके से उसे रिएक्ट करना चाहिए वैसे रिएक्ट नहीं कर रही। सबसे पहले आपको उस मौलवी सुहेल बट की बातें सुनवाते हैं जिसने सिखों के ऐतिहासिक भाई तरू सिंह जी गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया है। तकलीफ दे बाद यह वे कि पाकिस्तान साडा मुल्क और असी सच्चे मुल्क तो भी सच्चे, मजहब तो भी सच्चे और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह तो भी सच्चे। हर लिहाज नाल असी सच्चे। वो झूठा हो के वो इत्थे आके बदमाशी लावे, साडी मस्जिद उत्ते अपना कब्जा इजारादारी साबित करे। एक सबूत ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। 20 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਸੁਣ 20 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, 20 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1 ਲੱਖ ਔਰ ਸਿੱਖੜੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾ ਰਹੇ, 2020 ਚ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾ ਰਹੇ, 2020 ਚ ਵੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਲਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕੀ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਨਾ ਤਾਰੀਖੀ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 600 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਆਸਾਰ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾਏ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਈਏ। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मंजिद